अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशनाओ, मैं हूं अली सरवर। पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड पर हुकूमत तहरीरी जवाब कब देगी, इस पर भी बात हम करेंगे, क्योंकि मुतालबात तहरीरी शक्ल में दे चुकी खबरें उड़ती उड़ती इस तरह की भी आई कि जी हुकूमत ने जो जवाब तैयार किया है उस पर किसी भी चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि 7 दिन में जुडिशल कमीशन बनाए, वरना, ये वरना बहुत अहम है, इस पर हम बात करेंगे, वरना क्या कुछ हो सकता है। इसके अलावा बड़ी अहम आज वज़ीर ख़ारजा और बल्कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की पहले बात कर लेते हैं, जिन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बैरिस्टर गौहर से मुलाकात और बातचीत से आगाह किया है, यानी एतमाद में लिया है। इस पर हम बात करेंगे और क्या बातें दोहराई गई हैं। जबकि मोहसिन नकवी साहब अमेरिका में हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दावतनामा आया था, उसका क्या बना? बिलावल भुट्टो साहब गए थे, नहीं गए, क्यों नहीं गए? अगर गए हैं तो मुलाकात क्यों नहीं हुई ट्रंप से? फिर पीटीआई ने दावे किए थे कि जनाब ये तो एक दावतनामा है, 20 लोगों को हमारे आया हुआ है। लेकिन वहाँ हुआ क्या है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर ने हलफ उठा लिया है और लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने का उन्होंने कहा है। बहुत सारी चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आज ये भी कहा वफाकी हुकूमत ने कि 8 फरवरी को हम योम तामीर व तरक्की मनाया करेंगे, यानी 8 फरवरी जब इलेक्शन हुए थे, इसको पीटीआई ने कहा था हम एहतजाज किया करेंगे और हम कहेंगे कि जनाब उस दिन बड़ी धांधली हुई थी। इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। इसके अलावा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भारत के मायनाज बल्लेबाज ने किस मुल्क को फेवरेट करार दिया, यानी कि इंडिया के अलावा, इंडिया के तो उन्होंने बात ही नहीं की, किस मुल्क को और क्यों फेवरेट करार दिया है, इस पर हम बात करेंगे। और जो हादसा पेश आया या जो कातलाना हमला हुआ था सैफ अली ख़ान, उसकी कुछ डिटेल्स, नई चीज़ें आई सामने, उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमान मेरे मौजूद हैं, नवीद ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, दानिश, बहुत शुक्रिया आपका। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ साहब तजज़ियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। सर क्या कहेंगे ख़ास तौर पर ये जो चार्टर ऑफ डिमांड जो पेश किया था पीटीआई ने, अब उसका जवाब देने लगी है हुकूमत, और आज भी बड़ी अहम मुलाकात हुई अपने इत्तेहादियों से। आपको क्या लगता है सर, दोनों जो मुतालबात हैं वो इस पोजीशन में है हुकूमत कि मान सकती है, और अगर नहीं मानती हुकूमत तो क्या हुकूमत को उससे नुकसान होगा या हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसको चार्टर ऑफ डिमांड अब हुकूमत वाले कह रहे हैं, नून लीग वाले खासकर, वो दो उनकी मुतालबात थे। एक ये कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, और दूसरा कि जो दो वाक़यात हैं उसका जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लिख के भी दे दिया, सब कुछ हो गया। अब इनको भी जवाब देना है तहरीरी, और टाइम गेन कर रहे हैं, और अब मगर बिलाखिर कब तक करेंगे? टाइम का जवाब तो देना पड़ेगा। जाहिर है। अब ये है कि अगर वो मानते हैं तो क्या है, और ना मानते हैं तो क्या। देखिए, ना मानेंगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं वो सबको पता है। जितने सुकून से अभी ये टाइम गुजरा है नवंबर से अब तक, इतना सुकून फिर नहीं रहेगा। अच्छा, फिर वो कोई ना कोई एहतजाज की कॉल देंगे, लाज़मी बात है, कोई एहतजाज की कॉल देंगे, और उस एहतजाज की कॉल में फिर पंजाब की पूरी मशीनरी लग जाएगी। ये बन, वो बन, मदरसा बन, स्कूल बन, यूनिवर्सिटी बन, सब बन, और इधर रुकावटें, उधर कंटेनर, वो सूरत हाल देखने को मिलेगी आवाम को, जो कि एक बुरी सूरत हाल है हुकूमत के लिए, क्योंकि दुनिया मीडिया है, पूरी दुनिया में दिखाया जाता है। तो वो उससे मेरे ख्याल में हुकूमत बचने की कोशिश करेगी। नहीं तो स्ट्रीट पावर है इतनी तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, स्ट्रीट पावर इतनी नहीं है जितनी कि वो दिखाते हैं, लेकिन इतनी है कि नाउंसेंस क्रिएट कर सकते हैं कोई भी उसमें। खासतौर से खैबर पख्तूनख्वा से आके वो अटक पे खड़े होते हैं तो वो नाउंसेंस क्रिएट हो जाती है। पंजाब से लोग नहीं निकल रहे, वो एक अलग बात है, वो उनकी मजबूरी है, वो उनके डिसएडवांटेज है। लेकिन हुकूमत का एडवांटेज ख़त्म हो जाएगा कि पुरसुकून जिस तरीके से राइड कर रहे हैं, वो उनको एक प्रॉब्लम हो जाएगी, और मान लेते हैं। लेकिन मान लेते हैं तो इसमें मैं नहीं समझता हुकूमत की कोई ऐसी कमजोरी जाहिर होगी। कुछ मुतालबात मान लें, कुछ लोगों को रिहा कर दें। एक का 9 मई का नहीं बनाए, 26 नवंबर थी शायद, वो उसका बना दे कमीशन। तो कमीशन की रिपोर्ट तो आने में टाइम लगता है, इससे क्या जाएगा? अगर मान ले तो मेरे ख्याल में हुकूमत ज़्यादा फ़ायदे में होगी। पार्शली मान ले, कुछ मान ले, कुछ ना माने। पार्शली मान लें, कुछ ना मान लें, हुकूमत के पास ये ऑप्शन है, अगर मान लें तो क्या नुकसान हैं? अनीस मंसूरी साहब क्या लग रहा है आपको, क्योंकि चार्टर ऑफ डिमांड जिसका नाम दिया जा रहा है, हुकूमत कह रही है कि जी उसका तहरीरी जवाब ही हम देंगे,
और लेकिन ये तो तहरीर जवाब ज़ाहिर अथेंटिक और फाइनल समझा जाएगा, लेकिन उससे पहले जो मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठकर ये तमाम वज़रा जो कमेटी के मेम्बरान भी हैं जो बातें कर रहे हैं, उससे तो साफ लग रहा है हुकूमत नहीं मानेगी। बहुत शुक्रिया अली। हमारे मोअज़्ज़ज़ नवेद भाई, तो ऐसा लगता है कि जनाब वो कहें और ये लीजिए नहीं वाला सही है, हाँ मान लें, हाँ यूँ कर लें, हाँ यूँ कर लें। अब वो जैसे वहाँ से हुक्म सादिर होता है, वो तहरीक इंसाफ बयान देती है, हम कहते हैं यही रास्ता है, इसके अलावा तो कोई रास्ता है ही नहीं। देखिए अभी दो बड़े मसले हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो इन्होंने दो मुतालबात दिए वो है क्या। अब नवीद भाई ने कहा कि जनाब हाँ वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप इसमें जुडिशल कमीशन बना दीजिए, बहुत आसान सी बात है। शायद मैं आप ज़रा उसको पढ़िए तो उस पर उन्होंने लिखा हुआ क्या है कि जुडिशल कमीशन किस चीज़ पर बनना चाहिए। उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि आप 9 मई पे जुडिशल कमीशन बना दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा 26 नवंबर बना लीजिए। उन्होंने कहा है कि 9 नवंबर में ये काफ़िले को रोका क्यों नहीं, इस पर बनाएं। आप समझ रहे हैं, जो इन्होंने पॉइंटर्स दिए ना, वो इन्होंने ये नहीं कहा है कि जनाब पूरे 9 मई के केस पर आप बना दीजिए। उन्होंने कहा है कि सेलेक्टिवली इन 4 टॉपिक्स पर आप बनाइए। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये बताइए कि जब GHQ पे हमला हुआ तो हमले के वक्त उसे रोका क्यों नहीं गया, इस पे बनाइए। जो उनके काम की चीज़ें हैं ना, वो उस पर बनाकर उसको एक प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसका मकसद मसले का हल नहीं है। अव्वल बात, ज़रा आप उसको पढ़ लीजिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने लिख कर दिया हुआ क्या है। अगर हुकूमत उन्हीं की बात को सिर्फ मान लेती है तो इसका मतलब है कि जो प्रोपेगेंडा टूल्स ये इस्तेमाल करना चाहती हैं PTI, उसको वो पूरा मौका दिया जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कह रहे चले आप 9 नवंबर में ना बनाएं, 26 नवंबर पर बना दीजिए। तो 26 नवंबर पर वो इल्ज़ाम किस पर आयद कर रहे हैं कि जनाब फायरिंग किसने की है। हमें शक है कि उस पर जो उन्होंने लिख के दिया है कि जनाब ये पता करें फायरिंग किसने की है। सही है, फायरिंग करने वाला कौन था उसको आप ढूंढ कर दीजिए। इसका मतलब है कि आप वो तो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं जिसके ऊपर फायरिंग, वो बेशक करते रहे, वो किसी का नाम भी लेते हैं, लेकिन फाइंडिंग होंगी ना वहां तो नहीं, सेलेक्टिव फाइंडिंग्स हो रही हैं। सर आप बात देखें, गोली किसने चलाई उन्होंने कहा, देखिए तो गोली किसने चलाई, कमीशन बनेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भाई आपके अपने लोग थे, आपके गार्ड्स थे या कोई और था। नहीं अली देखिए इसमें सेलेक्टिव सच है ना, तब अपनी पसंद का सच चाहिए, अपनी पसंद के सच में। देखिए और आम पूरे लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता। आम लोगों के सामने हुकूमत अगर ये कह दे कि भाई ये 9 मई और ये 26 हम मना रहे हैं, तो क्या PTI कमीशन खुद बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। यही बात कमीशन खुद यही बात। डिसाइड करेगा तो किस बात की अब तहकीकात करनी है? अब हम पॉइंट पर आ रहे हैं ना। अब हम जब हम ये तय कर लेते हैं कि बेसिकली तहरीक इंसाफ ने दिया क्या है, तहरीक इंसाफ ने दिया है कि जनाब हमें सेलेक्टिव चीज़ों पर आप कमीशन बनाएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप 9 मई के पूरे केस पर कमीशन बना दीजिए। अब मामला यह है कि जब हुकूमत के पास ही कहा है तो हुकूमत ये कह रही है कि हाँ 9 मई पर आप कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, चलिए अब 9 मई पर कमीशन हम बना देते हैं और इसकी पूरी जांच होगी। तो पूरे ही होने चाहिए, पूरी ये ही तो होनी देखिए चाहिए। ये तो आवाम का डिमांड यही है यार मेरी कमीशन का कि मतलब अगर क्या बने होता तो फिर पूरा बन जाए। अब मैं आपको वही पॉइंट बताना चाह रहा हूँ ना। अब इस जो क्योंकि टर्म फिर वहां से शुरू होगा कि खान को पकड़ा गया, खान को कुछ हुआ तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वहां से शुरू करें फिर। यही सर, है? वो तो कमीशन की मर्जी है ना, कमीशन की मर्जी है। यही नुक्ता देना चाह रहा हूँ। जब वो ये कहेंगे कि नहीं फिर यहाँ से करेंगे, वो कहेंगे कि 9 मई का जहाँ से खान को पकड़ा गया वहाँ से करेंगे। ये कहेंगे ये बताएं कि 9 मई को अगर खान को पकड़ा गया तो 2014 से शुरू करेंगे, इसके पीछे कौन थे और अब यहाँ पर कैसे आया। दर हकीकत चले 9 मई पे रुक जाए। मेरा नुक्ता समझ लीजिए, मैं खबर को एंड कर रहा हूँ। इस सारी सूरत हाल में ये दोनों तरफ से टाइम गेनिंग आगे बढ़ रहा था। नहीं, दोनों तरफ से क्यों सर, ये क्या बात, PTI को क्या फायदा, PTI ने क्या कहा है, PTI को क्या होगा PTI ने- अगर PTI को PTI टाइम में 1 साल लग जाए मुज़ाकरात में, PTI खान ने- सामने बैठे इंतजार करते रहेंगे। आ रहा हूँ ना। PTI ने जानबूझ के ये पॉइंटर जिस तरीके से दिए कि इन्हें 100% पता था कि हुकूमत कभी इस तरह से नहीं मानेगी। देखिए मैं आपसे सेलेक्टिव सच मांगूंगा। अच्छा चले, आपकी बात मान ली। अब मैं सेलेक्टिव सच PTI ने ये कहा कि जी हुकूमत 100% हम ऐसे मुतालबात पेश कर देंगे, ये मान ही नहीं सकेगी, तो फिर क्या होगा, PTI को क्या फायदा होगा। इन्हें ये तवक्कुआत थी। जब अब हम पॉइंट अब तो ट्रम्प भी आ गए, चलें पॉइंट टू पॉइंट आ रहे हैं ना। अब देखिए ना, इन्हें ये पॉइंट था कि ट्रम्प का वाले अब्बू तो इनके इस्तेमाल में नहीं आ रहे थे, तो इन्होंने कहा जो पाकिस्तान के अंदर अब्बू हैं, जब हमारी अप्रोच वहाँ तक हो गई है तो अब इसकी ज़रूरत नहीं। बेसिकली दर हकीकत ये स्टेज उन्होंने लगाया था, मैंने आपसे पहले कहा था टाइम किलिंग पॉलिसी है। दर हकीकत ये जहाँ पर जाकर बात करना चाहते थे वो हो गई। करना चाहते हैं, नहीं हुई बात। वो ये समझ रहे थे कि जनाब ये भी मुज़ाकरात नहीं होंगे, देखिए ये डिले ही होंगे इस तरीके से। आप सबको उम्मीद थी बस ये हो गया, यूँ हो गया। मैं आपको इसका देखिए, हमें हकीकत पसंद होना चाहिए, हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए मामलात को तय करना चाहिए। अब इस सारी सूरत में ये जो मुज़ाकरात का मामला है, ये इस तरह वार्निंग धमकी, देखिए इनको एक मुतालबा लाजमन मानना पड़ेगा वरना हम चौथे में नहीं बैठ रहे, दे दी धमकी।
सही है, अब वो दूसरे वाले भी ये धमकियां देंगे। ये मामला ऐसे ही चलेगा टिल जून तक। आपको जो जिससे समझ में आता है वो बजट पास करता हो जाएगा, रहे। उसके बाद बात होगी। किसका? बजट पास करने के बाद बात होगी। बजट भी पास हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, 2026 में बात करेंगे। जनाब, मामला इस तरह चलता नजर आ रहा है, लेकिन इन्होंने जो कहा कि अगर नहीं माने गए तो फिर सड़कों पे होंगे, हुकूमत को चलने ही नहीं देंगे, नॉनसेंस क्रिएट करेंगे, हुकूमत जो आज शादियाने बजा रही है, सुकून से बैठी हुई, फिर नहीं होगा ऐसा। देखें, ये इन्होंने 9 मई को किया, बाद में 26 नवंबर को किया, वो भी गले पड़ गया, एक और कर ले। जनाब, देखिए मैं तो हैरान हूँ मेरे भाई की बातों पे कि ये तो लग रहा है, तो मैंने पहले बोला कि नून लीग को चाहिए इनको रखे तर्जुमान, इतना कीमती आदमी यहाँ मौजूद है, पता नहीं कैसे कैसे को बिठा दिया है, वो आगे अणिछड़ बक के चले जाते हैं। आप सच कैसी बताएं, जबरदस्त सच बात बताई है। बताएं, नून के हाथ में कुछ नहीं इन्होंने- है। इन्होंने- नून पीपल्स पार्टी, अरे सर, थोड़ा बर्दाश्त कर ले, मैंने कितनी देर बर्दाश्त ये किया है आपकी नून, बातें। नून और पीपल्स पार्टी ये ऐसे नहीं करें। यूं चलते हैं, यूं चलते हैं। अच्छा, कटपुतली है। देखिए और कौन है? अब थोड़ा बर्दाश्त, देखिए बर्दाश्त नहीं है। खान की इस बात को मैं सच इन्होंने मानता मुझे हूं। कहा, मैंने बर्दाश्त किया। खान की ये वाहिद बात है जिसको मैं ट्रेनिंग सच का फर्क मानता है, हूँ। ट्रेनिंग का फर्क है। देखिए, खान हम की ये लोगों को वाहिद बर्दाश्त बात है, कितनी है। खान की ये मैंने वाहिद एक बात जुमला है, बोला, अब ये शुरू है। इनके रहनुमा की वाहिद बात है जिसको मैं मानता हूँ कि नून पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी और इनकी पसंदीदा जमात एक और जो है कराची की, ये सब हो गया आपका कठपुतली नहीं, है। जब आपका हो जाए तो मुझे बता देना। अच्छा बोला अब देखिए इन्होंने कितनी तेजी से प्याली में तूफान लाए एक कमीशन बनाने पे कि उनको क्यों रोका, क्यों रोका। कमीशन बनेगा तो तहकीकात होगा ना, कि अगर कोर कमांडर का ऑफिस की तरफ कोई बढ़ रहा है तो क्यों रोका। नहीं, कमीशन ये सवाल नहीं करे कोई भी। कमीशन कहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ से उन्होंने उसकी चीजें निकाली तोड़ फोड़। भाई जब मैंने नहीं निकाली, उन्होंने निकाली है। आप उनका एक मैंने नहीं निकाली है। ये बर्दाश्त ही नहीं है सुनने की। आप गलत बयान कर रहे हैं ना, मैंने नहीं सर, कहा, उन्होंने आप कहा है। इतनी देर तक आप मेरी बात करते रहे, सुने, मैंने कुछ बोला। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे आपकी बातों मुझसे पे। कनेक्ट कर रहे हैं, मैं मेरा जुमला नहीं है ये उन्होंने दिए टर्म ऑफ रेफरेंस, तो उन्होंने, मैंने नहीं दिए। तो हुकूमत को चाहिए, बोला भाई हम 9 मई पे और 26 नवंबर पे कमीशन बना रहे हैं। अब कमीशन की मर्जी के वो क्या देखे ना देखे, उनके अच्छों को भी मानना पड़ेगा। कैसे नहीं मानेंगे, एक्सपोज हो जाएंगे पब्लिक के सामने। बनाए तो कमीशन के एक पे तो बता दें। अच्छा, ये कह रहे हैं जी कि वो जो आज भी बड़ी अहम है, आर्मी चीफ की मुलाकात हुई और जाहिर है उसमें उन्होंने एतमाद में लिया, वज़ीर आज़म साहब को कहा जाता है, और पीटीआई रहनुमाओं में से क्या बात हुई होगी, वो सारी चीज़ें उन्होंने सामने रख दी, जिसको अनीस मंसूरी साहब तो मान ही नहीं रहे कि कोई इस तरह की बात हुई होगी। आपको क्या लगता है उस बात से अब बात मज़ीद आगे बढ़ेगी या वो स्टॉप लग गया उस मुलाकात के बाद? वो जो उनकी मुलाकात बैरिस्टर गौहर से तन्हाई में हुई थी, उसको ये रिकॉर्ड पे ले आए पीटीआई वाले। उसके बाद नून लीग का वही हाल था जो मेरे भाई का थोड़ी देर पहले था, ठीक है ना। आखिरकार उनको आके प्राइम मिनिस्टर को एतमाद में लेना पड़ा कि भाई मुलाकात हुई थी, ये बातें हुई थी, और जो भी बात हुई थी उन्होंने उनको बता दिया कि भाई इसमें क्या हुआ है, कोई तुमको अभी हटा थोड़ी रहे यार, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, इस किस्म की बातें। बहरहाल द सीरियस नोट बात यह है कि मुलाकात हुई थी और उसी ही की ये पोस्ट मुलाकात की एक मुलाकात थी जिसमें उन्होंने बताया होगा प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ने आगे की बात भी की होंगी। तो अब दूसरा, अब जो अगला दौर होगा शायद उसकी बातें हो रही होंगी, क्या मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए। तो वो बैठ के इतना कीमती टाइम होता है दोनों का, तो कोई अहम बात तो आपको लगता है कि माने ना माने बात तो कोई ना कोई अहम हुई होगी ना। नहीं, अब लगता है आपको ज़ुबैर साहब कि एक मुलाकात तो हो गई, ठीक है, उसमें सियासी बात हुई या जो भी बातें हुई हो गई, जाहिर सी बात है, अब तो तमाम चीज़ें बाहर आ चुकी हैं। सेकंड भी हो सकती है मुलाकात, अगर मुज़ाकरात रुक जाते हैं तो। देखिए मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, ये मुज़ाकरात शुरू ख़त्म होने के लिए नहीं हुए, इसका कोई हल निकालने के लिए हुए। और इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है सियासी इस्तेकाम की, ठीक है। तो सियासी इस्तेकाम के लिए ये है कि आप जमातों को पॉलिटिकली इंगेज करें और उनसे बात करें और थोड़ा रिलीफ दें। आगे बढ़ने के लिए ये करना पड़ेगा इनको, और ये करेंगे देखिएगा। और वो जो सर जोड़ के बैठे हैं वो पॉजिटिव उसके लिए बैठे हुए हैं, जून तक खींचना और अगले 2026 से बात होगी, ये होगी, ये खाम ख्याली है, इस तरह नहीं होगा। ये इसका कोई ना कोई हल निकलेगा और अनकरीब निकलेगा, ज़्यादा दिनों में नहीं होगा। अगला दौर मुज़ाकरात इस तरह चलते रहेंगे। अनीस मंसूरी साहब और जो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर साहब की, उसमें जो जिस मौज़ूआत पे गुफ्तगू हुई, उसमें सियासी हुई, सिक्योरिटी के मामलात हुए, दीगर जो चीज़ें डिस्कस की गई होंगी, आज वज़ीर आज़म साहब को इस पर एतमाद में भी लिया है उन्होंने और बताया उनको भाई क्या बातचीत हुई है, ज़ाहिर आगाह कर दिया उन्होंने। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा उन्होंने इन तमाम बातों से आज कहा है कि ये बातें हुई हैं। तो आप क्या कहेंगे कि वो एक ही मुलाकात आखिरी समझी जाए, या लगता है आपको कि वो इब्तिदा थी, अब आहिस्ता 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 आहिस्ता
मुलाकातें भी होंगी, फैसले भी होंगे और शायद रिलीफ भी मिल जाए पीटीआई को। अली देखिए, खबर का सोर्स बड़ा मायने रखता है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये किसने बयान दिया है, कहा है कि आर्मी, मेरी जुमला सुन लीजिए ना, कि आर्मी चीफ ने वजीर आज़म को एतमाद में लिया। नहीं, आगाह कर दिया बातचीत से। अब देखिए लफ्ज़ों का तयन है ना, सही ना, कि आगाह किया, आपको ब्रीफ किया, आगाह किया, जाहिर है। सही। अब आपको, मुझे या किसी को भी इस खबर पर यकीन नहीं आ सकता। क्यों? सही है। अब आपको भी मालूम है पाकिस्तान के सर हालात। वजीर दिफा कह रहे हैं। सर वजीर दिफा तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, उसको तो नहीं मानते नवीद भाई। हाँ, मैं क्यों मान लूँ? सही है। आप जरा सा, हम पॉलिटिकल बयान नहीं है, ये ऑफिशियल बयान दिया है। हैं? ये कोई प्रेस आके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, ये ऑफिशियल बयान दिया है कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी मुलाकात का ऑफिशियल बयान है। क्या कि मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के हवाले से आज आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की भी मुलाकात हुई और और उन्होंने आगाह किया कि जी क्या क्या बातें हुई। आगा किया है, बाद में लिया या उनको बताया, जो भी ब्रीफ कर दिया। आप इसको जो भी ले लें, ब्रीफ सब कर दिया। जो ये जुमले हैं, ये अदब के लिहाज से है। मैं इसे जो है वो ये समझता हूँ इस खबर को, आप कह रहे हैं कि जी ख्वाजा आसिफ जो कुछ कह रहे हैं वो गलत बयानी कर रहे वो हैं। प्रेस रिलीज है, प्रेस रिलीज हकीकत है। नहीं है। सर मैं इसे प्रेस रिलीज मानता अब हूँ। वो ये भाई मैं है कि मैं ना मानूं, अब ये ना माने इनका कोई वो नहीं है। जो हकीकत थी वो उन्होंने बता दी, और उससे पीछे जितना शोर था वो शोर दब जाएगा। मेरे भाई नहीं खामोश होंगे, कोई शोर नहीं ये कहेंगे करेगा। नहीं, वो कोई और मुलाकात थी, वो एक्चुअली देखें, ये प्रेस रिलीज है, ये प्रेस ईरान रिलीज के है। जो वो दौरे पे आए हुए हैं उनकी बातचीत हो रही थी। पीटीआई का कोई जिक्र नहीं ये था उस प्रेस मुलाकात रिलीज में। है, ये प्रेस रिलीज है। आप क्या जरूरत पेश आई उनको ये प्रेस रिलीज देने की? ये तो पूछिए ना आप ख्वाजा आसिफ से, आपको हर उसकी बात पर हर बात यकीन होता पूछी नहीं है। जाती, कुछ अब बातें आप क्या, नहीं, मुलाकात हमारा तो- भी कोई काम है तजिया करना है, हर बात पूछ के थोड़ी करेंगे। देखिए इस फिर सतह हम पर कितनी बैठे हैं देखिए ये जो तजिया करने देखिए मेरी बात समझिए नवीद भाई, मेरी बात को गौर से समझिए। फिर मैं जब समझ कभी भी इस तरह की आगाही दी जाती है ना, ये आगाही खबर की जीनत नहीं बनती है। एक बात को समझिए, नहीं, मुलाकात जब तो हुई है ना। मुलाकात हुई है, ये एक प्रेस रिलीज है कि जिसमें अपने ऊपर से प्रेशर डिक्रीज करने की बातें नून की या इनकी इस तरह से नहीं होता है। ये मतलब जो लोग खबर की दुनिया में रहते हैं समझते हैं कि यार ये इस तरह से बयान हो सकता है। पीटीआई के हवाले से कोई बात नहीं हुई उन दोनों में, और दूसरी सारी बातें हो रही आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आप मेरी बात समझा नहीं देना। है। आप देखिए पाकिस्तान का एक जाहिर है वज़ीर दिफा अगर कोई बात कर रहा है, बाकी सारी बातों पे तो हम एतराज करते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, नहीं, ऐसा इस क्यों बात बोल दिया। पे- इस ये बात पे- प्रोपेगेंडा करता है हमेशा। नहीं प्रोपेगेंडा देखिए करता है, वजीर लेकिन दिफा इस साहब बात जो है पर- हमारे, इस बात पर क्या किसी को एतराज हो सकता है? वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, बस मुलाकात हुई। और जो ये कहते थे? जो मुलाकात मुलाकात हुई थी इससे पहले उनकी गवर्नर साहब से उनके हवाले से बात कर ली उन्होंने। देखिए अब देख रहे हैं, ये कह रहे हैं, नहीं बात ही देखिए, नहीं हुई। ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने क्यों कहा? नहीं नहीं, वो कह रहे हैं ऐसी बात कर ही नहीं सकते वो। अच्छा, ये उन्होंने की नहीं है। नहीं अच्छा, अच्छा। नहीं, देखिए मेरी बात समझिए नवीद भाई। मतलब ये हम ये समझाइए मौजूद देखें। ज़हर बहस आए ही नहीं, ये कह रहे हैं आप। पीटीआई का कोई जिक्र ही देखिए, जब नहीं। ये मौजूद ज़हर बहस आता है ना अली, आपको सर हमें वज़ीर दिफा मतलब इस हद तक बात देखिए करें? अली, अच्छा, आपको उसका हमें पता उसका वैसे है अंसार अब्बास साहब ने भी तस्दीक की है इस बात क्या। कि आर्मी चीफ ज़ाहिर है वज़ीर आज़म को उन्होंने पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ कर दिया। सही, देखिए मेरी बात समझिए। अब आप ये जो मुलाकात समझने के लिए कुछ जरा गया क्या? आप किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। ये खबर चलवाई गई है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, मतलब ये पीटीआई ने ख्वाजा से खबर चलवाई है। पीटीआई ने नहीं ना, आप हर एक ये कह रहे हैं हुकूमत देखिए, ने एक- अपनी एक आजाद सहाफी का मतलब ये होता हुकूमत ने है अपनी कि वो हर सुबकी खबर मिटाने को के लिए, हुकूमत ने अपनी सुबकी मिटाने के ये लिए खबर का एक एनालाइज करना ये होता कह रहे है। हर वक्त पीटीआई की चादर हमें नहीं पहननी चाहिए। हमें खबर को देखना चाहिए कि खबर का सोच, आप ठीक खबर आई खबर है का या दी सोर्स- गई है। अच्छा, ठीक है। ये खबर आई है या दी गई है, ये दी गई खबर है। तो आप कह रहे हैं कि जी आप को ये लगता है कि सुबकी मिटाने के लिए उन्होंने कहा यार ये खबर चलवा दो, हमें पता चल गया है जी। देखिए ये खबर अगर- का लबो लहजा देखिए, बता देता है कि दी गई है। सीरियस नोट बात, अगर ये खबर पीटीआई के हल्कों से आई होती या उनकी जो मीडिया हाउसेज जो उनकी सपोर्ट करते हैं उनकी तरफ से आई गई होती तो मैं मान जाता कि उन्होंने चलवाई है। ये खुद हुकूमत के जिम्मेदार वफाकी वजीर बोल रहे हैं और एक सीनियर सहाफ़ी बोल रहा है, उस पर भी ये नहीं मान रहे, तो फिर उसका कोई हल नहीं है। अच्छा जी, देखिए, जो मैं आप बात को समझे, आप देखिए, आगे हमें चलिए, खबर जो दी गई है। अरे किसने दी है? जो दहशतगर्दी हुई, सर मैं ज़रा इस पे आ जाएं कि एक तो गवर्नर केपीके जो है वो गवर्नर के बजाय अब ज़ाहिर है वज़ीर आला केपीके यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर बन गए वहाँ भी, इस तरह हमारे यहाँ भी चल रही कहानी। अच्छा, एक खबर जो कि इस पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बात ज़रूर हो, क्योंकि दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है, दहशतगर्दों ने दोबारा दायरे हमले और सारी चीज़ें हम देख रहे हैं मुसलसल हो रही है।
अवामी नेशनल पार्टी के जो मरकज़ी रहनुमा साबिक़ वज़ीर आला हैं KPK के अमीर हैदर होदी साहब, उन्होंने कहा जी सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकरात के नाम पर दहशतगर्दों को दोबारा पख्तूनों पर मुसल्लत कर दिया, पख्तूनों पर मुसल्लत कर दिया। अच्छा, इस बात में बहुत पहले भी बहस हो चुकी, आपको भी लगता है कि बात तो यही है कि वो जो उनसे मुज़ाकरात किए गए थे फिर ला के बसाए गए, उसके बाद से फिर जो ना हालात ख़राब हो गए और आज जिसमें फजल रहमान साहब ने कहा कि KPK और बलूचिस्तान में रिट ख़त्म हो गई है गवर्नमेंट की, इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है। देखिए, ये इस बात में तो कोई शक नहीं है कि PTI की गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने अफगानिस्तान से लोगों को आने दिया बिला तहकीक, बिला वो, और उसमें फैज़ साहब का नाम ज़रूर लीजिए क्योंकि उनके इजाज़त से हुआ था। हाँ, वो उस वक्त जो भी जिम्मेदार थे उन सबकी ये गलती है और गलती मान भी रहे। और फिर उसमें ये भी बोला गया कि हो सकता है उसमें 4-5 हज़ार दहशतगर्द भी हों 30 हज़ार में से। तो ये बहुत बड़ा वो होता है, 4-5 हज़ार के 400-500 भी हो तो वो एक नॉनसेंस बहुत बड़ी क्रिएट कर सकता था, कर सकता है और कर रहा है। और कर रहा है। तो ये वही लोग हैं और जा बेजा पकड़े भी जाते हैं, मारे भी जाते हैं, और पता भी लगता है। पाकिस्तान को यहाँ तक करना पड़ा कि स्ट्राइक करनी पड़ी एक उधर, और वाकई दोनों सूबे बड़ी दहशतगर्दी की लपेट में है, लेकिन इनका सर कुचला जाएगा इंशाल्लाह ताला जल्द ही। बिल्कुल लगे हुए। अब हर हफ्ते हम खबरें सुनते हैं, मारे जाते हैं दहशतगर्द, नुकसान ज़रूर पहुंचा रहे हैं लेकिन मारे भी जाते हैं। नहीं, मारे भी जाते हैं लेकिन उसका नुकसान कब तक भुगतना पड़ेगा हमें? देखिए, इसका अदालत किस तरह हो इसका? अदालत खुदा करे कोई बड़ी स्ट्राइक ना हो, कोई बड़ा जंग नहीं हो, लेकिन ये है कि कोई बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, आप समझते हैं हल इसका अब ऑपरेशन है, होगी अफगानिस्तान में जाके करें हम? अगर जहां से भी पाकिस्तान में दरअंदाजी हो रही है और पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान का हक है कि उनको उसी जगह जाके मारे उन लोगों। यहाँ तो मारे वहां भी जाके कर दी है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कर दी है। आप भी ये समझते हैं कि जहां से भी पाकिस्तान पे कुछ होता है तो वहीं जाके मारे हम? देखिए, ऐसा वैसे होता नहीं है, सही है। अच्छा, एक बात हमने आपको शायद याद होगा करम पे मैंने आपको बहुत वाज़ेह तौर पे कहा था कि ये मुआहिदा जो है, आपको याद होगा कि उस वक्त भी हमारे नवीद भाई कह रहे थे कि देखिए सब ख़त्म हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। मैंने कहा था इसका हल नहीं है, इसका हल ऑपरेशन के अलावा नहीं निकलेगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ जो ग्रुप हैं वो उनके और उनके मामलात किसी और नौइयत के। तो आज देखिए वो फौजी ऑपरेशन का मामला सारा सिलसिला वहाँ शुरू हो गया। अब पाकिस्तान की इस्टाब्लिशमेंट, फ़ौज, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे और हर मुमकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो दरअंदाजी जिसे आप कहते हैं वो हो रही है, इससे रोका जा सके। मामला यह है कि अफ़गानिस्तान में यूँ तो तालिबान की गवर्नमेंट है, लेकिन ये तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो अपने कई इलाकों के अंदर ख़ुद जो है वो बिल्कुल बेअसर नज़र आती है, या उन्होंने आँखें मूंदी हुई हैं कि कहीं ये फैक्टर उनके ख़िलाफ़ ना हो जाए। पाकिस्तान इस वक्त जो कदम भी उठा रहा है वो बार बार की अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात बातचीत के बाद उसमें नाकामी के बाद उठा रहा है। वो जो भी वादे अफ़गान तालिबान कर रहे हैं उसे पूरा नहीं कर पा रहे, और अब तालिबान के जो बयानात का जो सिलसिला शुरू हो चुका है वो भी ख़तरनाक हद तक हो चुका है, और तालिबान के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हैं वो चाहे अफ़गान तालिबान हो या यहाँ के तालिबान हो रहा है। पाकिस्तान को इनको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। कानूनी तौर पर ज़ाहिर सी बात है कि जवाज़ नहीं है, मगर एक सवाल बनता है, क्या अफ़गान तालिबान हुकूमत को अब तक दुनिया ने तस्लीम कर लिया है? जब आपने तस्लीम नहीं किया है, सही, और कोई हुकूमती ढांचा वाकई में रियासती सतह पर दुनिया भर ने उसे कबूल नहीं किया है कि हाँ भाई ये, तो उस सूरत हाल में किससे बात की जाए, किससे अमन अमान की बात की जाए? इस सूरत हाल में हमारे पास जब एक तरफ अफ़गान तालिबान हमारी बात ना मान रहे हो और दूसरी तरफ यह है कि दरअंदाजी मुसलसल हो रही है। माना भी है, दूसरा अभी दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया रशिया ने भी। रशिया ने निकाला है, लेकिन अभी तक उसको अफ़गान हुकूमत अफ़गानिस्तान को तो मान रहे हैं लेकिन अफ़गान हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे अभी तक। तो ये दोनों में बड़ा फ़र्क है ना। अभी तक किसी मुल्क ने भी अफ़गान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। कुछ इक़दाम उन्होंने इस तरह किए हैं जिसकी वजह से अभी तक दुनिया के किसी मुल्क ने अफ़गान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, अफ़गान रियासत को तस्लीम किया गया है। तो ये दो बातों में फ़र्क है। अच्छा जी, एक और ख़बर दूँ मैं आपको कि जो मुज़ाकरात जारी हैं उस हवाले से अब खबर आई कि 28 जनवरी को इजलास हो रहा है, अब चौथा। अब देखते हैं उससे पहले, चूँकि इजलास जब होगा, डेट का तो अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन इस डेट से पहले जो उनके चार्टर ऑफ डिमांड पेश की है PTI ने, उस पर क्या पेशरफ्त होती है? ज़ाहिर है उसमें कुछ पेशरफ्त होगी तो फिर 28 को इजलास बुलाया, इस पर भी बात होगी। अच्छा, इस्लामाबाद के हवाले से खबर दूँ मैं आपको, हाई कोर्ट क्या तारीख है? आज 21 है। 7 दिन कब पूरे होते हैं? 7 दिन पूरे हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, 4 दिन हो चुके हैं। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट
बार एसोसिएशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से मखसूस केस निकालना तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। वो कह रहे हैं जी ये क्या बात हुई, कोई अहम केस आ जाए जस्टिस मंसूर अली शाह जिस बेंच में मौजूद हो वो निकाल दिया वहाँ से जाता है, तो ये तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। और जो जारी एलामिया है उस हवाले से इस्लामाबाद बार का जो उसमें कहा गया कि बार हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी रही है, और ये भी कहा कि एक दफ़ा कोई केस किसी बेंच में लग जाए तो इस केस का हातमी फैसला वही बेंच करेगा। माजी के फैसलों की रोशनी में उसूली मौक़े पर जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हैं। सर ये मामला आपको लग रहा है कि मज़ीद आगे बढ़ेगा और इस पर मज़ीद बात होगी, क्योंकि बार अब सामने आ गई है मंसूर अली शाह साहब की हिमायत में? देखें, जब से जस्टिस फ़ाइद ईसा गए हैं, वो दौर था फ़ाइद ईसा का जिसमें सुप्रीम कोर्ट का वक़ार बुलंद हुआ और सुप्रीम कोर्ट एक बहुत तेज़ी से और बहुत कम टाइम में उसने एक अपना फ़ाइद ईसा के होते हुए आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़ा अच्छा है? तासुर था। बिल्कुल, फ़ाइद ईसा के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का वक़ार बढ़ा। मुतनाज़ा और चीफ बहुत- जस्टिस नहीं थे वो? नहीं, वो उससे पहले वाले 4 और 5 होते हैं जिसका कोई नाम भी नहीं लेता। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल है कभी आपने किसी का नाम लिया हो तो उस पर किया होगा डैम के चक्कर में या उसके चक्कर में। तो बहरहाल फ़ाइद ईसा का नाम आज भी इज्जत से इसीलिए लिया जाता है कि उसके वक्त में ऐसी चीज़ें नहीं हुई। अब ये जो बात है आए किसी दिन पार्टी का आए इंतखाबी दिन- निशान आए दिन- छीन लिया। देखिए, वो केसों की उस पर तनकीद हो सकती है, लेकिन इस किस्म की चीज़ें नहीं होती थी जो हो रही है। उसने तो अपने इख्तियारात और उल्टा सुप्रीम कोर्ट को बाद में फिर ये क्या हुआ कि वो शख्स इतना अच्छा आदमी बाहर जाके बेचारा वो डोनाल्ड भी नहीं खरीद सकता था? ये तो हाँ, एक क्या- पार्टी क्या- की ज्यादती थी। ये जो पार्टी की वो ज्यादती है, की लोगों थी, को पसंद नहीं उसको आया, फिर क्यों? माफ भी कर दिया। लोगों को क्यों पसंद नहीं आया? लोगों को पसंद पाकिस्तान से बाहर गया हमला हो गया? नहीं, वो आपको पता है, वो तो हर किसी पे होता है। जो भी जाते हैं वो एक मखसूस पीटीआई के कारकुनों की ये चीज़ें हैं। और उसके बाद आप इसलिए रुकी हैं कि 2-4 डिपोर्ट हुए, 2-4-5 पे केसेस हुए, तो ये रुकी है। वरना ये बहुत गलत बात है। पाकिस्तान से बाहर तो चीज़ें होनी नहीं चाहिए, कोई और दुनिया के मुल्कों में नहीं होती। उसकी मिसाल कहीं नहीं दी जा सकती। अब ये इस अच्छा, पर आ वो जाए। 8 फरवरी का इलेक्शन देखा था उन्होंने, क्या हुआ था? कोई एक्शन नहीं लिया फ़ाइज़ उन्होंने। ईसा की उसमें वो मतलब उसका कसूर था, इलेक्शन कमीशन का नहीं था। अच्छा, अब इस पे आ जाए जो बात आपने सवाल किया है। अब ये आए दिन हमें पता लगता है कि अभी डिप्टी स्टार को हटा देते हैं, कभी इसको हटा देते हैं। इसका केस है, वो जज आपस में लड़ रहे हैं चीफ जस्टिस से कि जी ये केस मुझको सुनना है। वो कह रहे हैं ये बेंच है, अपनी मर्जी से बेंचें बनती हैं। और ये अब ले दे के ये भी होने लग गया कि जनाब एक केस उसके पास था, उससे लेके उसको दे दिया। तो ये बातें होंगी तो ये बाहर आएंगी। इससे कोई सुप्रीम कोर्ट का वक़ार ही मजरूह होगा। मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा हमको भी ये बातें करते हुए। नहीं, तो लेकिन जब हो जिसने रही है, जो जब बाहर केस- सामने आ गई, जब बाहर ने ये वो किया सर है। आप बताइए ना, टेक्निकल पॉइंट ये सिंपल सा है कि जिस जज ने जो केस सुना होगा अपील भी दोबारा वही सुनेगा। तो ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन आमतौर पर ऐसे ही होता था। अब हो नहीं रहा। नहीं हो रहा तो ये रजिस्ट्रार की गलती है या किसी और की उसके पीछे तो तौहीन अदालत नहीं है ये? तो वो है, तभी तो बाहर ने बोला है ऐसा होना चाहिए। तो आप भी हक में हैं इसके? देखिए, मैं तो इस हक में हूं कि ऐसी बातें ना होनी चाहिए, ना ही बाहर आनी चाहिए। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की अंदर की बातें इस तरह अगर मीडिया की उस पर लगेगी तो फिर केसों के नताइज पे भी फिर कोई तस्लीम नहीं करेगा। अनीस मंसूरी साहब, अदलिया के वक़ार में बहुत इजाफा किया साबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीद, अब आए ना फ़ाइज़ ईसा साहब ने। और वो और बात है कि जो कुछ भी हुआ उनके साथ ठीक है, लेकिन इस वक्त जो ये जो बात हो रही है कि जी तौहीन अदालत होनी चाहिए, इस तरह तो जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने कोई भी अहम केस हो हटा देते हैं फ़ौरन। अली 78 साल हो गए इस मुल्क के क़याम को, 1947 से लेकर आज तक। मुझे ये बता दीजिए कि अदलिया के ये मामले किस साल ख़त्म हुआ? ये तो इंसाफ फराहम नहीं करते, अपनी अपनी कुर्सियों को बचाते। और मैं जब ये बात करता रहता हूँ, इसी टेबल पर बैठे हुए साकिब निसार का हमने दौर देखा, उमरता बंदियाल का देखा, इसी टेबल पर बैठते हमने काजी फ़ाइज़ ईसा का देखा, इसी टेबल पर बैठे हुए हमने अब इनका भी दौर देख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये कौन सा दौर ऐसा है 1947 के बाद से लेकर आज तक के जजों के मामला हल हो गए हों? सही है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दोनों अदवार में यही झगड़ा चलता रहा। नवाज शरीफ साहब की इब्तदाई जो 2 साल जो दौर हुकूमत थे उसमें भी यही झगड़ा चलता रहा। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में यही मामला चलता रहा। इफ्तिखार चौधरी का मामला यही उठा रहा। उसके बाद से आप कोई एक पीरियड मुझे बता दीजिए ना। कोई भी हुकूमत खुश नहीं होती। खुद जज एक दूसरे से खुश नहीं है ना। जज इसलिए खुश नहीं है मेरे भाई, नहीं तो ये असूल अच्छा नहीं था फिर कि जो भी सीनियर है बना दो, बातें खत्म हो तब जाएगी। भी तो मसला नहीं हो रहा था ना।
तब क्यों भी हल लड़ नहीं रहे हो थे। रहा तब भी काजी फायद ईसा और उमर अता बंदियाल का झगड़ा हमसे ढका छुपा है। काजी फायद ईसा और जस्टिस मंसूर का किस्सा हमसे जो ढका छुपा है। उससे पहले आप साकिब निसार और इनका झगड़ा क्या हमसे ढका छुपा हुआ है? किस दौर में सही हुआ है? जहाँ जहाँ सीनियर को बना दिया जाता है वहाँ तो झगड़े नहीं होते, और भी इदारे हैं। यहाँ तो होगा है ना, यहाँ तो सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। तो काजी फायद ईसा के ज़ाहिर मुख्तलिफ हैं बड़े, नवेद ज़ुबैरी साहब, तो वो सही अच्छे गैर मुतनाज़र है। साहब, मेरे मुतनाज़ा जितने है। भी जज इन्होंने नाम लिए उन सब में सबसे बेहतर टाइम इनका ही गुजरा, और जो कुछ भी उनके जैसे फैसले सजाद अली थे, शाह, मैंने सबका बोला उनके दौर में जो भी नहीं, लोग गुजरे, उस तरह के पसंद फायद करते हैं ईसा जजेस का दौर बेहतर था सबसे। इन बाकियों में। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, जो नाम इन्होंने लिए उनके मैं बोल रहा हूँ। आप और पीछे जाते रहेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे भी जज गुजरे, लेकिन फायद ईसा का दौर काफ़ी बेहतर था। उन्होंने सुबह नोटिस भी अपने से लेके उसको दिया, प्रोटोकॉल भी ख़त्म करवाया, खुद अपने आप को बेंच से अलग किया कई 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 अहम केसों से। ये तो दूसरे से ले रहे हैं ना, वो तो खुद अपने आप को कर लेते कि यार मैं ना बनूं, अगर आप मुझे पार्टी समझते हैं तो मैं इससे हट जाता हूँ। तो ये, और अब तो ये हो रहा है कि कोई अहम केस किसी से वापस ले रहे हैं कि अपनी मर्जी से बेंच बनाते हैं। जो बेंच बनाते वक्त ख्याल करना चाहिए नहीं जाए उसमें, बेंच बनाने के बाद वापस लेते हैं, तो ये इस तरह होना अच्छा नहीं है। तौहीन आप समझते हैं इसको? देखिए, मैं तो इतना बहुत ज़्यादा कानून नहीं जानता, लेकिन अगर बार कह रही है, इलेक्टेड बार कह रही है, तो कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। बार कह रही है तो कुछ ना कुछ हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? जी। अच्छा सर, ये जो अब ट्रंप साहब ने जो हलफ उठा लिया अमेरिका में, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में, दिल का वाली बात है कि अब ट्रंप साहब इलाकर आ गए। 20 जनवरी आना था, ट्रंप ने भी आना था, आ गए। पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की खबरें गर्म थी कि वो जा रहे हैं जनाब, उनके अलावा किसी को दावतनामा आए नहीं। जब वहाँ देखा गया तो खैर पहले तो पाकिस्तानी वहाँ ढूंढते रहे एक दूसरे को कि जिन्हें कोई है भी अंदर नहीं है, लेकिन ये खबरें आई कि जी मोहसिन नकवी साहब तो पहुँचे हुए वहाँ पर, पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद साहब पहुँचे हुए, बिलावल भुट्टो नज़र नहीं आए। बिलावल भुट्टो साहब इस्लामाबाद में है अभी, गए नहीं है, नहीं वो नहीं कहते। मतलब अगर जाते दावत तो नजर आते ना। दावत ट्रंप की और बिलावल साहब ने साफ मना कर दिया। मना नहीं किया, कुछ और अहम काम उससे ज़्यादा पाकिस्तान के होंगे सियासी, तो जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद में है, तो वो नहीं गए। कोई ऐसा वो नहीं था कि इबादत करने वाली बात है, वो जो भी सिफारती चीज़ें होंगी उन्होंने की होगी। सिफारती क्या मतलब है? मतलब अगर वजीर खारजा थोड़ी है बिलावल। नहीं है, अगर आप बोले ना कि उन्होंने माजरत कर ली, अगर इस किस्म की कोई चीज़ हुई होगी, जाती हैसियत में अगर आया तो माजरत ही करता है ना आदमी, नहीं आ हाँ, तो सकता। उन्होंने की होगी, वो माजरत उनको कर ली पता होगी। होगा। वो मुझे ट्रंप से माजरत कर ली, पहली माजरत पाकिस्तान। मैंने सर आपने अभी कहा नहीं, मैंने कहा वो उनको पता होगा, वो जवाब वो देंगे। नहीं, मैं अगर आपसे कोई पूछ रहा हूँ, ऐसा आपके पास तो खबर आधार होगी, चीज़ होगी, तज्जिया हो। सिफारती उसमें होगी। मैं समझता हूँ जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है वो उधर मौजूद है, पाकिस्तान में ज़्यादा ज़रूरी होगी उनकी ज़रूरत, उनकी पार्टी को, तो वो यहाँ मौजूद है। क्या उनको इतना हो रहा बड़ा है? नहीं है कि अगर पाकिस्तान में ट्रंप क्या हो की- रहा है सर? देखिए, अगर ट्रंप की उसमें चले भी जाते, वहाँ 5 लाख मौजूद थे, 5 तो 2 आदमी नहीं गए होंगे, तो क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा? उसने तो हल्फ भी उठा लिया, डंडा भी उठा लिया, हल्फ उठाते ही उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। होता तो ट्रंप यहाँ को फर्क उनकी पड़ेगा नहीं मौजूदगी। पड़ेगा, जो शख्स जा रहे थे यहाँ से उनको फर्क पड़ता है। नहीं, वो उन लोगों को पड़ता है जो कहते हैं, जिनके हमारे बहुत सारे लोग गए, उनको जाने ना जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने खुद फैसला किया होगा कि उनकी पूरे जिंदगी पाकिस्तान से हो उनको सकता है उनको चुना गया जिसको दावतनामा दिया उन्होंने। उससे ज्यादा जरूरी कोई चीज रही होगी, तभी वो नहीं गए। क्या हो रहा है पाकिस्तान वो में खुद सर? जवाब दे देंगे। क्या हो रहा है पाकिस्तान में 2 सर? दिन में इस्लामाबाद में जो हो रहा है पता लग तो जाएगा। आ जाते हैं अगले दिन वापस। नहीं, ये कोई पीछे गली में थोड़ी आएगा, अमेरिका जाने आने में भी 2-3 दिन लग जाते हैं। उससे ज़्यादा अहम चीज़ें मेरे ख्याल में इस वक्त इस्लामाबाद में चल रही हैं, जो 1-2 दिन में सामने आ जाएंगी। जनाब आपको भी लगता है बहुत अहम चीज़ें चल रही हैं इस्लामाबाद में, बिलावल इसलिए नहीं गए? कोई ऐसा मामला नहीं है। सही है, देखिए सारा मामला ये है कि पहले ये डिसाइड हुआ था कि जनाब वो ओपन ईयर में होगा, तो ओपन ईयर में तय था कि तकरीबन 2,500 के करीब लोग आते हैं, उसमें सब शामिल हो जाते हैं। उसमें सब शामिल हो जाते हैं। अब मामला ये था कि जब हॉल ये में फैसला जाएंगे। हुआ कि सर्दी हॉल बहुत में है। सर्दी बहुत है, और उसका डिसीजन ये हुआ कि तकरीबन कोई 250 के करीब लोग वहाँ पर थे, तो वो 250 में डेमोक्रेट्स ही ज़्यादातर आ गए, तो फिर जो बाहर के लोग थे वो बाहर ही रहे वो। उनको नहीं कहा गया। अच्छा, जो ये 5 लाख का भी शोशा छोड़ा जा रहा है, नहीं 5 लाख का उस तरीके से नहीं था, बल्कि वहाँ पर 4-5 अलग अलग सेशंस थे। एक सेशन में यहाँ 250 लोग थे, फिर बड़े वाले एक हॉल के अंदर जहाँ उनका ये प्रोग्राम किया, एक और प्रोग्राम किया गया, तकरीबन 2,500 के करीब लोग थे, वो अलग अलग ग्रुप था। अच्छा, वो जो 2,500 वाला ग्रुप था उसमें मोहसिन नकवी मौजूद थे, जी। ये इस वाले में सफीर भी थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान के सफीर मौजूद थे। ये जो मेन तकरीब जो थी कि जिसमें सर, जो वज़ीर बाइडन आज़म वगैरह भी नहीं गया हमारा। जो बाइडन वगैरह थे वो थे, तो उसमें अच्छा, क्योंकि ये वज़ीर आज़म को था, वज़ीर आज़म के लिए आया हुआ था, लेकिन उसकी वजह ये थी कि जब ये फैसला हुआ कि वो मेन हॉल में नहीं हो रहा, तो वज़ीर आज़म साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब
और ये जो इसलिए बैक हो गए, या मुल्क में कुछ ऐसा हो रहा है जिस वजह से फरमा रहे हैं, जा नहीं चलता ही सकते रहता है यार। पाकिस्तान तो हैपनिंग का साल है, मतलब पाकिस्तान तो हैपनिंग का कंट्री है, जहाँ ना हो तो कुछ मसला ही नहीं है, तो जिस वक्त ना हो रहा हो कोई मसला, ऐसा हो ही नहीं मेरे ख्याल में कुछ आईनी मामला चल रहे हैं जो एक दो दिन में सामने आएंगे, तो हम डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है कल ही आने कुछ चीज़ें, सकता। यहाँ आईनी मामले तो रोज ही चलते हो रहते हैं। सकता है आईनी में कल जो ही, बनता कल है वो 22 छूटता है। तारीख है, हो सकता है कल परसों ही कोई खबर आए आपको। अच्छा, वारोडा की खबरें फिर आपसे मतलब है सुन रहे हैं फिर आज? नहीं, मैं इस तरह तजिया कर रहा हूँ सिंध से, ना सिर्फ कि सीएम वहाँ है, मुर्तज़ा वहाब भी वहाँ है, ज़िया लंजा जो है वो भी वहीं है। सिंध से काफ़ी अहम लोग इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और चेयरमैन जो है पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब भी इस्लामाबाद में मौजूद है, तो कुछ ना कुछ अहम चीज़ें हो रही हैं। अच्छा जी, एफबीआर का कहना यह है कि नए टैक्स कानून के तहत 5 से 10 मरले के मकान खरीदने वालों पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही। और आज कौमी असम्बली की जो कायमी कमेटी बराए ख़जाना है, उन्होंने कहा कि टैक्स फाइलर की अहलियत के मामले का जायज़ा लेने के लिए ज़ैली कमेटियाँ भी हमने कायम कर दी हैं अब। और ज़ैली कमेटी रियल इस्टेट में सरमायाकारी की हद और अहलियत का जायज़ा लेगी और 10 रोज़ में अपनी सिफारिशात वो पेश करेगी। और तरमीम बहुत सारी हो रही हैं। अहले टैक्स गुजार जो है वो अपनी बीवी, गैर शादीशुदा बेटी, 25 साल से कम उम्र लड़के को टैक्स रिटर्न में ज़ाहिर कर सकते हैं। सर मज़ीद कुछ चीज़ें आ रही हैं, एफबीआर आ रहा है, और अब 5 से 10 मरले का मकान खरीदने वालों पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही, साफ बता दिया। अच्छी बात है। देखिए, एफबीआर में बहुत सारी डेवलपमेंट की गुंजाइश है और बहुत ज़रूरी भी है। लेट हो गए लेकिन ये होनी चाहिए। और फाइलर नॉन फाइलर का जो फ़र्क था वो उन्होंने ख़त्म किया, और फाइलर में भी कैटेगरीज बना दी जाएंगी कि कौन कितने टैक्स दे रहा है, कौन हाईली टैक्स में आता है, कौन उसमें आता है, और उसकी क्या क्या मराहत उसको मिलेंगी। सही। और प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा कदोकन लगा दिए गए थे, जिसके से प्रॉपर्टी की सेल परचेज में भी फ़र्क पड़ा था, हुकूमत के रेवेन्यू में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया था। उसमें इस्लाहात हो रही हैं और ये खुश आइंद है। अच्छा जी, एक खबर शामिल करें कराची के हवाले से, बड़ी अहम इसलिए है कि समाजी कह लीजिए आप उसको, कि कराची में वॉल चॉकिंग करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने का फ़ैसला कर लिया गया है। अब ज़ाहिर आपकी मुस्कुराहट से लग रहा है मुझे कि शायद वो चूँकि किसी के हक़ में वॉल चॉकिंग हो रही है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मेयर मुर्तज़ा वहाब ने दरख्वास्त की थी कराची पुलिस चीफ से कि भाई ये क्या है, कौन लोग हैं ये चॉकिंग करते हैं, दीवारें काली कर देते हैं, हुस्न ख़राब हो गया कराची का, हुस्न दीवारों की वजह से कायम है। तो वो कह रहे हैं जी इस पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर ये कहा गया कि जी ठीक है, कराची पुलिस चीफ ने कि फौरी गिरफ्तार किया जाएगा, दीवारों पर गैर ज़रूरी इश्तिहारात लगाने पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। बेहतरीन काम है। देखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप दुनिया में किसी जब बाहर निकले, शहरों में जाएं, तो दीवार पे कोई ऐसी चॉकिंग नहीं हुई होती। हमारे यहाँ लेकिन सियासी जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, कोई भी हो, कोई बिलावल भी का हो, किसी तस्वीर, बिलावल का नाम, जब वो गलत गड़ी खुदाबख्श चलो, गलत चलो चलो लाहौर चलो, गलत है। जब मुर्तज़ा वहाब मेयर बने थे तो कराची की सड़कों पे बहुत तेज़ी से रोगन हुआ, और जो चीज़ लिखे हुए थे हम और आप पढ़ते थे, बात तो ऐसे फैमिली के साथ जा रहे हैं, वो पढ़ते हुए भी हमें शर्म आती थी, मुझे यहाँ बोलते हुए भी शर्म आई, वो सारे मिटाए गए। उसके अलावा फिर पेंटिंग्स कर दी गई, बाज़ जगह बहुत अच्छे कोई अशार लिख दिए गए, तो बहुत एक अच्छा वो था। फिर कुछ अर्से से शुरू हो गया जनाब, कोई अपनी चॉकिंग कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई परफ्यूम चौक, ये वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें दोबारा स्टार्ट हो गई थी। तो उसके बाद ये बड़ी मेहनत से बड़े पैसे खर्च करके वो किया था। तो ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने बोला इस पर करें। अब वो है कि जो लिखेगा, जो अपना इश्तहार लगाएगा उस पर नहीं, फिर उस पर जिनकी हुकूमत पार्टियों है, के भी ये है, जिनकी हुकूमत है, जिस पार्टी की, सबके झंडे उतारे गए थे, हुकूमती पार्टी के भी झंडे उतार दिए गए थे सड़कों पे, जो पोलों पे लगे हुए थे। तो अच्छा था, जब कोई जलसा किसी का और हो तो एक टाइम तक की इजाज़त हो जानी चाहिए कि भाई 10-12 दिन का जलसा लगा लो झंडे, उसके बाद उतार दो। कोई अगर आपको कोई स्लोगन देना है, जैसे आपने बोला चलो जो लड़काना करो, पेनेफ्लेक्स पे लगाएं साइन बोर्डों पे, और टाइम हो तो उसके बाद निकाल दें। ये होना चाहिए। ये वॉल चॉकिंग होना, ये ख़त्म होना चाहिए। अब दुनिया बहुत आगे चली गई है, लोग आते हैं देखते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, ये ख़त्म होना चाहिए। अच्छी चीज़ है। पेनेफ्लेक्स यूज़ करें, पैसे दें, लगाएं जहाँ जगह है, पॉइंट है मेन जहाँ ज़्यादा आई बॉल्स जाते हैं, लोग ज़्यादा देखते हैं, वहाँ लगाएं, उसके पेमेंट करें केएमसी को या जो भी इदारा है, उसके बाद उस टाइम के बाद निकाल लें, अपने जलसी जुलूस भी करें, सियासी सरगर्मी में भी करें। जनाब मतलब पुरानी दीवार जानबूझ के पुरानी दीवार साबित करने के लिए भी कुछ लिख देते हैं लोग, बादशाह खान को रिहा करो, कि पुरानी दौर की दीवार, ऐसा नहीं है। जनाब आप क्या कहेंगे? देखिए, पीर साहब बड़ा मसला है, और
बेसिकली मसला पीर साहब है। देखिए पीर साहब बड़ा मसला है। अब आप पता नहीं कौन से पीर साहब समझ रहे हैं। वही पीर साहब जो आपके हैं, जो इनके हैं। जो पीर आमिल कामिल बाबा, आपके भी है ना? पीर आमिल कामिल बाबा, उन्होंने अपना फोन नंबर भी दिया हुआ होता है, फिर पकड़ा नहीं जाता उनको। फिर पकड़ा नहीं जाता। कहते कौन था भाई, वो नंबर लिखा होता है। वो पीर आमिल कामिल बाबा, आप किसी भी सड़क पर चले जाएं, आपको अभी इन्होंने मज़ार कायद के पास वो पेंट्स किए थे सारी चीज़ें, उसके ऊपर भी लग गया पीर आमिल कामिल बाबा। सही है, एक जगह वो कुछ पोस्टर्स लगे हुए थे, उसके ऊपर भी लग गया पीर आमिल कामिल बाबा। पता नहीं कौन सी सरस्वती माँ है, कौन सी वो है। तो ये पीर साहब है ना, ये काले बड़ा मसला इल्म है। काट और पलट के माहिर। हाँ, तो ये पीर साहब और ये पकड़े ही नहीं जाते। और ये पीर साहब ऐसे मशहूर हैं कि भाई फोन नंबर दिया हुआ है आपको, वो चौकिंग करके चला गया है, अब उसको वो पकड़े जाएंगे जी। पीर साहब जो है अब वो पकड़ जाएंगे। किसी भी हुक्मा के तरह बारे से- में लिखा हुआ है हाँ, कि हाँ। जनाब एक रात के अमल से आपकी हर बीमारी का महबूब आपके कदमों में, महबूब कदमों मोटा में। जिस्म पतला। हाँ, सही है, बस सही है। तो और वो जो है पीर अब साहब वो पकड़े जाएंगे। और जितने काफी ये- तो मिटा दिया था मैंने, बताया मैंने ये बातें खुल के करने चाहता भाई, तो खुल के कर रहे हैं। तो नहीं, मैं तो पीर वो साहब बहुत का कह सारी रहा हूँ, चीजें मैं तो मिटा पीर दी साहब गई थी, का कह अब रहा हूँ। दोबारा हो रही है, तो अब इसके लिए केस कानून बनाया जा रहा है। मैं खैर बन भी गया, उसको गिरफ्तार करो जो। अच्छा जी, चैंपियंस ट्रॉफी जो होने वाली है, पाकिस्तान इंडिया का मैच तो ज़ाहिर है जहाँ दुबई में होगा, पाकिस्तान आने से मना किया इंडिया ने। अच्छा, सुनील गावस्कर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन बनाए थे, और ये छोटे कद के बड़े प्लेयर थे, दुनिया के कहूँगा मैं, हिंदुस्तान के नहीं, जो बगैर हेलमेट के बैटिंग किया करते थे, और उस ज़माने के बॉलर भी थे। आप देखें, एक का नाम तो ज़ाहिर हम लेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, लेकिन बहरहाल वेस्ट इंडीज़, काली आंधी, फिर वहाँ ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स देख लीजिए, पाकिस्तान के बॉलर देख लीजिए, लेकिन उस तमाम को फेस करते थे। सुनील गावस्कर की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान फेवरेट है, और वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान जीत सकता है। हालांकि पाकिस्तान की टीम पिछले दिनों बड़ी ज़ाहिर अच्छी कारकर्दगी नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने ये कहा है। ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, खुद उनका अपना मुल्क हिंदुस्तान की बड़ी मजबूत टीम मौजूद है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में अपने आज़ाद का दिफा करेगा, और बहुत अच्छी तरीके से करेगा, और बहुत फेवरेट है पाकिस्तान। इसकी वजूहत यह है कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की वनडे टीम मुसलसल 3 से 4 सीरीज जीत चुकी है। इंग्लैंड को भी हराया, साउथ अफ्रीका को जाके साउथ अफ्रीका को भी वनडे सीरीज में हरा कर आए हैं। एक अच्छी टीम, मुतवाज़िन टीम बन गई है, और खिलाड़ियों को ब्रेक भी दिया गया है। सैम अल्लाह करे फिट हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। तो पाकिस्तान वाकई फेवरेट में से है, खाली सुनील गावस्कर ने नहीं कहा, और भी बड़ी जो खिलाड़ी हैं जो पेशगोई कर रहे हैं, उन्होंने भी ये और काश पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच भी पाकिस्तान में होता तो बहुत बहुत अच्छा होता है। हो सकता है फाइनल हो जाए, अगर ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अभी आगे देखें आप, बहुत सारी वो चीज़ें इंडिया हैं। पहुंचेगा हमारे साथ तो बात है ना। ना पहुंचेगा तो नहीं। दूसरा, जहाँ हो रहा है ना दुबई में, और उधर तो उधर सपोर्टर पाकिस्तान इंडियन, ये दोनों को लगेगा बहुत है। होम ग्राउंड, बहुत, दोनों के बहुत खेल है, रहे हैं। दोनों के बहुत दोनों को लोग हैं। होम ग्राउंड जैसा है, एक जैसा उनका मौसम है, और तमाशाइयों की सपोर्ट भी दोनों को बहुत ज़्यादा मिलेगी वहाँ। और ये वो विकेटें हैं जहाँ इन दोनों मुल्कों ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल फॉर्म में है, तो इसलिए वो ज़्यादा फेवरेट है वनडे की सीरीज में। जनाब, मेरा ख्याल से देखिए इस वक्त इंडिया की टीम जो है वो कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रही है, और इस वक्त उनके यहाँ बड़ा चाहे कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा, उन सब पर काफ़ी एतराज़ात किए जा रहे हैं। इस वजह से इंडियन टीम को खुद अपने यहाँ पर बड़ा फेस करना पड़ रहा है। फिर पाकिस्तान की, जिस तरह नवीद भाई ने कहा कि वनडे की कारकर्दगी कुछ निस्बतन बेहतर रही है, सिवाय एक आध खिलाड़ी जिस पर मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्हें अगर ना हो तो टीम और अच्छी हो जाएगी। अगर वो एक दो खिलाड़ी का इशू है कि अगर वो नेपोटिज्म से हटकर अगर वो खिलाड़ी अगर आ जाएँ तो बेहतर हो जाएगा। उम्मीद रखें, व्यवस्था रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रखें। उम्मीद बाहर रख। अच्छा, दो चीज़ें, दो खबरें हैं इंटरटेनमेंट के हवाले से। एक तो सैफ अली खान डिस्चार्ज किया गया है उनको हॉस्पिटल से, और उनके हवाले से जो जिसके बारे में शक का इजहार किया गया, मुलजिम कहूँगा मैं, अब तक मुलजिम ज़ाहिर साबित नहीं हुआ, लेकिन पकड़ा गया है, तो उस कहा जाता है उस मुलजिम ने ये इस बात का एतराफ़ किया है कि जी हाँ मैं ही था, और मैं खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ, चोरी की नीयत से मैं गया था, लेकिन उनके जो घर में मौजूद थे नौकर, उन्होंने मुझे देख लिया, और उनसे मैं बहस कर ही रहा था, तो अचानक सैफ अली खान कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने मुझे दबोच लिया, और बड़ी मजबूत गिरफ्त से मुझे दबोचा। लेकिन ज़ाहिर मुझे अपनी जान बचानी थी, तो मैंने जान बचाने के लिए जो है चाकू के पैदर पे वार किए उनकी कमर पर, और फिर उनकी गिरफ्त से मैं निकला हूँ, और जिस रास्ते से मैं आया था उस रास्ते से मैं बाहर निकला, और फिर पड़ोस में ही बागीचा था, कोई कहते हैं जी 2 घंटे में वहाँ छुपा रहा, और इस तरह की उन्होंने एक कहानी सुनाई है। और जितने भी मुंबई में बड़े बड़े जो फ़नकार हैं, उन सबको सिक्योरिटी के ख़तरात लाक हो गए, उससे पहले भी उनको मिलती रही हैं धमकियाँ वगैरह। क्या कहेंगे नवाज़ वली साहब? देखिए, ये मुंबई पुलिस की जो है एक
नाकिस कर देगी है, बांद्रा जैसा इलाका, और वो पॉश इलाका जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, और उसकी भी तीसरी चौथी पता नहीं ऊपर की कोई मंजिल में इनकी रहाइश थी। करीना के शौहर वहाँ पे वो पहुँच गया और उसमें हमला भी कर दिया, और फिर उसके बाद भाग भी गया। चले पकड़ लिया, अच्छी बात है। और जो ये स्टोरी दे रहे हैं बांग्लादेश से ताल्लुक बताते हैं उसका, शरीफुल इस्लाम उर्फ विजय दास। अभी और जो है स्टोरी इसकी मेरे ख्याल में और स्टोरी इसकी आना बाकी है, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा पैसे भी मांगे गए थे खान से, जिसमें सलमान खान थे, शाहरुख खान थे, सैफ अली खान भी हैं, तो और इंडिया वैसे भी धमकियाँ भी मिल रही थी। तो इंडिया वाले से स्टोरी अच्छी बना लेते हैं जी। उसमें संतुलित कोई कड़ी जुड़ी है। मेरा ख्याल है कहानी है, क्योंकि इसको बांग्लादेश के साथ कनेक्ट करना इसकी खास वजह है अभी। फिर इसको विजय दास, और अभी तक इसकी कोई पहचान नहीं हुई कि वो विजय दास है या सैफ है। वो कह रहे हैं ये शरीफुल इस्लाम है असल नाम, विजय दास के नाम से रह रहा था। ये जानबूझ के एंगलिंग्स है, सही है, ताकि ये दो तरफ से खेला जाए। मैं समझ रहा हूँ ये इन्वेस्टिगेशन जो है, और इनके पास कोई कागजात नहीं है उसके पास ना बांग्लादेश का रिकॉर्ड है ना पाकिस्तान। कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन भी उसके सुपुर्द कर रहे हैं उस पुलिस वाले के जो 87 बंदों को मार चुका तो पुलिस मुकाबले में। ये मेरा ख्याल से ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो एंगलिंग हुई है इसके अंदर। इसकी और स्टोरी आने बाहर है, अभी कहानी आएगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये स्टोरी इस तरीके से, ये तो सिंपल चोरी केस नहीं लगता मुझे भी। और चोरी केस, और फिर इसको बांग्लादेश के साथ, और फिर नाम उसका असल में विजय है, उसको शरीफुल इस्लाम करार देना, ये मेरा ख्याल है स्टोरी। अच्छा जी, दूसरी खबर, पाकिस्तानी बड़ी मारूफ अदाकारा एक ज़माने में न्यूज़ पढ़ा करती थी, फिर एक्ट्रेस बन गई, और जाहिर है आपके दौर में तो बड़ी मारूफ थी, सबा फैसल साहिबा। उन्होंने एक बात की, वो कह रही हैं कि जी वो घर बहुत कामयाब होते हैं जहां फैसला मर्दों के हाथों में होता है, और हमारे घर में मर्द फैसला करते हैं, इसलिए हमारा घर जो है बहुत ज़्यादा कामयाब है। तो बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जिन घरानों में औरतें फैसला करती हैं वहाँ भी कामयाबी का तनासुब देखा गया। आपका क्या इस हवाले से सर तज्जिया है, तजर्बा है? मैं मादर के साथ खातून को नहीं जानता, बहरहाल शायद शक्ल देखूं तो पहचानूं, जाहिर है, आप तो देख के पहचान लेते हो हमेशा, खास खास नाम याद है जी। मतलब बात जो उन्होंने की है उनका ज़ाती तजुर्बा होगा, और अगर आप इसकी सर्वे कराएं तो मैं 70% लोगों का यही ख्याल है कि जो घर का एक सरबरा हो और उसकी ही की बात चले, तो नहीं, मर्द हो वो औरत हो, जो भी हो भाई, मर्द हो तो ठीक है, कहते हैं कि हर कामयाब पीछे मर्द के पीछे भी किसी औरत का हाथ होता है, और नाकाम के पीछे 2 औरतों का हाथ होता है, इसलिए आप मत रहा करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा। बहरहाल ये एक मैं इस बात से एग्री हूँ, और मुझे लगता है कि जिस घर में एक ही आदमी फैसला कर रहा होता है और उसकी बात की फिर एक या दो की बात ना करें आप, फिर मर्द के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करें। आपके घर में आप फैसला करते हैं, अच्छी बात। देखिए ऐसा नहीं है, औरतें भी बहुत अच्छी तरह घर चलाती हैं, और बहुत समझदार औरतें बहुत अच्छी तरीके से बच्चों की परवरिश भी करती हैं, इसमें कोई आप तो फैसला करते हैं ना घर पे। मेरी अगर ज़ाती पूछें तो बच्चों के मामले में मेरी वाइफ ज़्यादा फैसले करती हैं, और उसमें जहाँ उनको मुझसे मशवरा करना होता है मैं हाजिर होता हूँ, और जो दूसरी चीज़ें होती हैं इकोनॉमिकल या वो, तो उसमें मैं फैसला करता हूँ। इसमें मुझे बाहर जा रहे, घर से बाहर फिर मनमानी भी करते हैं आप भी, ठीक है। आप बताइए नहीं सुनते क्या आप नहीं करते मनमानी? अच्छा, आपकी मनमानी नहीं हो सकती। आपका जो हमला है ना, नहीं सवाल है, तो आपने जिस तरीके से नवेद भाई पर हमला किया है, तो ये आप जरा बताइए कि ये बाहर मनमानी से क्या, ये बता नहीं रहे, वजाहत तलब है कि बाहर मनमानी से क्या मतलब है। बाहर मनमानी मतलब मैं कारोबार छोड़ देना, उसको जवाब तो देने दे। वो बात डाल रहे, समझे इस बात को। हमला किसमें किया उन्होंने, बाहर मनमानी करते हैं आप तो बता दें। बता दें वो आपकी जो मन के साथ मानिया है ना, जो उस पे हमला है, अब आप खोल के पूछे ना, बताया था आप इसके जुमले को दोस्त में कर लें, मन और मानी और मानिया। अच्छा, ये आप पर कहा था उन्होंने कि आप बाहर मनमानिया करते हैं, आपने कहा था इशारा इधर था। नहीं, अच्छा पूछा था किसकी तरफ इशारा था? वो एक अलग बहस है, वो इशारा करे, मुझसे सवाल किया था, देखिए मैंने कितना, देखिए आपकी पॉजिटिव जवाब। वो घर बहुत कामयाब होते हैं जहां फैसला मर्दों के हाथों में होता है। क्या तजर्बा है, क्या तज़किया है आपका? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, जो है वो 22 रात भी नहीं, मर्द और औरत को मैं बराबर समझता हूँ, और मेरा ख्याल है कि जहाँ कुछ जगहों पर मर्द बहुत अच्छा फैसला करते हैं, और कुछ मतलब ये हर एक की कैपेबिलिटी पर होता है। मैं इस मतलब डिफरेंस पे, आप तो खुद ही फैसला करते हैं ना घर में?
नहीं, डिपेंड करता है भाई, जिसका जो मामला हो वह फैसला करे तो बेहतर होता है। कुछ जिस तरह नवीद भाई ने कही बिल्कुल ठीक बात है, कुछ मामला ऐसे होते हैं कि जो उनके हैंड ओवर हैं तो वो फैसला करें, जो हमारे हैंड हम उसका फैसला करें, ये बेहतर है। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि इस तरह का होना चाहिए कि जेंडर बाइस नहीं होना चाहिए। जाहिर है बाहर के फैसलों में तो आप मशवरा नहीं कर सकते ना, जाहिर है। जेंडर बाइस नहीं होना चाहिए, जेंडर बाइस नहीं होना मन चाहिए, की मानियों पे नहीं बात नहीं जेंडर बाइस नहीं होना बाहर जो चाहिए। फैसले होते हैं वो तो जाहिर है, आप बता भी नहीं सकते, वो तो जाहिर है। Gender आप bias भी नहीं होना जाहिर है, बाहर जो फैसले करके आते हो तो नहीं बता सकते ना। सवाल ही नहीं पैदा। देख लीजिए अच्छा, नाज़रीन, आप ये ये बात छुपाते हैं घर पर बहुत सारी बातें। नजर आ रहा है नाज़रीन कैसे फैसले करते हो, जाहिर जो नहीं बताए जा सकते। आप दोनों ने हिम्मत बहुत की है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं तो बहुत बोलूं। शुक्रिया नाज़रीन। ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त, फलाने के बाद।